आज आप सभी किसान साथियों का वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और जो हमको सुन रहे हैं और हमारे लिए इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं उन सभी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज जो हम विषय पे बोलने जा रहे हैं वो हम समस्त जिलों के अंदर जो हमारे साथी आज उपस्थित हैं वो अपनी अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराएंगे कि उनके ज़िले में किसानों के भीतर क्या समस्याएं चल रही हैं। पानी की समस्या है या बिजली की समस्या है या उन्हें समय पर कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं या अन्य समस्याएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों, उन सभी से संबंधित हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे बीच में रामनिवासी नागौर से उपस्थित हैं और जो एक नौजवान साथी हैं और किसानों के प्रति, आदिवासी क्षेत्र के लोगों के प्रति संघर्षशील रहे हैं। तो मैं आज उन्हीं से शुरुआत करना चाहूँगा। रामनिवासी, आप शुरुआत करें। हाँ, नमस्कार जी। हाँ, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं किसान खेती बाड़ी तो कर लेते हैं मगर बड़ी समस्या में हो जाते हैं, क्योंकि ये सांड है ना, वो जो सुने घूम रहे हैं और उनको भी कोई तो रोकते नहीं है। अगर कोई किसान खेत में चले जाते हैं तो वो सांड खेत में घुसा हुआ रहता है, तो वो निकालने के लिए अकेला नहीं जा पाते, क्योंकि वो सांड किसानों को मार भी देते हैं। ऐसे सांड हो गए हैं। इस पर जब से पूर्व मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत राजस्थान से ये बैलों का रोक किया है, उसके बाद में किसान दिनों दिन ये जानवरों से परेशान हो रहे हैं। जो गाय का दूध पी लेते हैं और बाकी किसान लोग होते हैं तो वो बछड़े को काट छोड़े, तो वो तो ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि बिकता है नहीं। तो ये भी बड़ी समस्या हो रही है हमारे यहाँ राजस्थान में। इस पर भी एक संज्ञान लेने की जरूरत है। हमारे इलाके में तो बड़ी समस्या हो रही है। इसी प्रकार से मजदूर भी हमारे यहाँ परेशान है, क्योंकि नागौर जिले में हम है तो नागौर जिले की बात करते हैं। जैसे डिपेंडेंसी फंड में पैसे तो इकट्ठा हो जाते हैं, मगर ये नेता लोग पैसे मजदूरों को नहीं देते और वही पैसा कहीं रोड बनाने में, कहीं दूसरी जगह पैसे लगा देते हैं और किसान और मजदूर हमेशा परेशान में रहते हैं। क्योंकि किसानों के बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसको SC ST को छात्रवृत्ति मिलती है, और जिसके श्रमी कार्ड बना हुआ है उसको छात्रवृत्ति मिलती है, सुकन्या योजना मिलती है, बहुत से योजना बनाई हुई है, मगर उनको किसान और मजदूरों को नहीं मिल पाते हैं। ये वजह है कि नेता लोग जो फंड इकट्ठा होता है मजदूर किसानों का, वो फंड रोडों में लगा देते हैं या कहीं स्कूल में कमरे बनाने में लगा देते हैं। सही बात है। हाँ, फालतू जगह में ये पैसे लगा देते हैं। तो इस पर अभी फिलहाल वर्तमान MP हनुमान बनीवाल जी 16 करोड़ रुपए नागौर जिले से किसान मजदूरों के लेकर वो डामर रोड स्वीकृत करवा दी। वहां वो आज के अखबार में भी आई हुई है कि ये रोड बना दी गई है इस पैसों से। तो ये पैसे तो किसान और मजदूरों के हैं, और जहाँ खनन हो रहा है वहां के लिए है, मगर ये जहाँ इच्छा होती है नेता लोग वहां लगा देते हैं। और जैसे फिलहाल सिलिकोसिस पीड़ित भी होते हैं, जैसे पहाड़ों में काम करने वाले मजदूर, ये भी जैसे आदिवासी लोगों की तो जानकारी भी नहीं है लोगों को कि सिलिकोसिस होती क्या है। ये एक घातक बीमारी होती है। तो उस बीमारी को लेकर सरकार ने एक योजना बनाई, सिलिकोसिस योजना। तो उस योजना से मजदूरों को लाभ मिलता है, मगर वो लाभ सभी मजदूरों तक नहीं पहुंचता है, इसलिए ये नेता लोग बीच में खा जाते हैं। ऐसी समस्या हमारे इलाके में है। धन्यवाद जी। हमारे बीच में भंवर खालिया जी नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर वो हैं तो लाइव हों। खालिया जी, मैं हमारे बीच में झुंझुनू से रमेश चौधरी जी भी आए हुए हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो अपने शब्द जनता के सामने कहें वीडियो कॉन्फ्रेंस। रमेश। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी, आ रही है, आवाज़ आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। हाँ, सभी साथियों को नमस्कार, लाल सलाम। मैं डॉक्टर आंडा को विशेष बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने किसान कामगार संगठन के नाम से
एक संगठन का गठन किया है किसानों, कामगारों, मजदूरों की समस्याओं को उठाने के लिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसके बाद बात आती है हमारे लोकल ज़िले की समस्याओं के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसानों की समस्याएं हमारे यहाँ भी है, राजस्थान के इंडिया में भी वही है कि फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है और मजदूरों को मिनिमम मजदूरी नहीं मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ झुंझुनू में भी है, हमारे राजस्थान में भी है और ये भारत पूरे देश में भी यही समस्या है। प्रमुखता किसानों को अपनी फसल का वाजिब दाम नहीं। हम फसल को बोते हैं तो बहुतायत में खर्चा होता है और उसको दवाई वगैरह, डीएपी, अन्य चीज पर बेतहाशा खर्चा हो जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे गेहूं की फसल है तो हमारी लागत मूल्य जो है वो 3,3500 रुपये पड़ता है और किसान को मिलता है 21,500 रुपये। तो उसमें लागत मूल्य में ही उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो पहली जो पीछे भी हमने एमएसपी के लिए इसी बात में हम यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी आवाज उठा रहे हैं और किसान संगठनों की भी ये मांग है कि एमएसपी को कानूनी जमा पहनाया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। 13 महीने किसान आंदोलन चला, एमएसपी को कानून जमा नहीं पहनाया गया। वो किसान के लिए एक बहुत बड़ी, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। एमएसपी को कानूनी मिलना चाहिए, तभी किसान की दशा और दुर्दशा सुधर सकती है। इसके बिना किसान घाटे में। हाँ बोलिए बोलिए, लगातार बोलिए। ठीक है रमेश जी, चल रहा है आपका, बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ रमेश जी बोले बोले। हेलो, ठीक है, ओके। हाँ, तो फॉर को हम आधार माने तो 1970 हेलो, थोड़ा अड़ रहा है, थोड़ा सा माइक को ठीक करें आप। हेलो खाली रमेश जी, हेलो। रमेश जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? मेरी आवाज सुन रहे हैं रमेश जी? रमेश जी, रमेश आवाज नहीं आ रही है रमेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रमेश जी, आप रमेश जी आवाज नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं आ रही। हेलो रमेश जी, आवाज कट रही है आपकी, आप बोलिए। हेलो, हाँ जी, हाँ रमेश जी आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मेरे को बोल रहे। तो हमारी ये सभी किसान संगठनों से भी और चाहती है कि एमएसपी को नहीं दर्जा पहनाया जाए, उनको ताजा उदाहरण बताता हूँ। कर्नाटक का एक किसान को बैंक ने लोन दिया 5-6 लाख रुपए किसान को, और उसकी फसल का बाजार मूल्य 1 या 1.5 लाख रुपए। तो उस किसान को बैंक ने डिफॉल्टर घोषित करके उसके यहाँ बैंक वाले आ गए कि हमारा लोन दिया हुआ 6 लाख रुपए दो। तो उस किसान ने हिम्मत रमेश जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। रमेश जी आवाज कट रही है आपकी, थोड़ी आवाज कट रही है। आप देखिए आपका इंटरनेट वगैरह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? हेलो, हाँ जी, अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है आपकी। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, नेटवर्क नहीं आ रहा सर।
नेटवर्क नहीं आ रहा है। हाँ, नेटवर्क थोड़ा कम पकड़ता है। आप ठीक आ रहा है, आप बोलिए, जितना थोड़ा थोड़ा तो शॉर्ट कर दीजिए। तो एक किसान को एक बैंक में 6 लाख रुपए के ये लोन जो देती है केसीसी बनाता है किसान क्रेडिट कार्ड, वो चलते हैं बैंक। एक किसान के 6 लाख का लोन था, आप थोड़ी किसान ने देर अपनी जो थी वो बैंक रमेश रमेश जी आप रुक जाइए थोड़ी देर, क्योंकि थोड़ा इंटरनेट नहीं आ रहा है। अब आपको दोबारा ट्राई करते हैं, जो आपकी बात रह गई है ओके ओके उसके बाद आप बोलिएगा, थोड़ा इंटरनेट ठीक आ जाए। तब तक हमारे बीच में दुर्गा राम जी भाटी आए हुए हैं अपने मेहरा जी के थ्रू। मैं कहूँगा वो भी अपने शब्द बोले, वो भी नेता है किसान। तो आप रुक जाइए थोड़ी देर। दुर्गा राम जी आप बोले। हाँ जी सर, हमारे नागौर जिले में ये रामनिवास जी बताती थी समस्या ये आ रही है पूरी। अच्छा नहीं नहीं, आप भी बताओ, आपके इलाका की, आप और हमारे 70-80 किलोमीटर की दूरी है, तो आपके कहीं समस्या है कहीं नहीं है, वो आप बताओ और हम बताइए, वो भी बात अलग है, और आप भी बताओगे वो बात अलग होगी। आपको आ रही है, जनता सुन रही है, बोलिए आप सब। समस्या तो सेम आ रही सर। दुर्गा एक श्रमिक कार्ड से किसी को लाभ नहीं मिल पा रहा है जी, और एक सिलिकोसिस पीड़ित को है ना, सिलिकोसिस की बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम है आपके। ये मुझे हमें भी पता है सिलिकोसिस का। हमारे कोलिया में खनन क्षेत्र है जी, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए कोई आपके वहाँ पे कोई टीम या मेडिकल टीम या ऐसे कुछ भी नहीं लगी हुई सिलिकोसिस का जो ट्रीटमेंट दे और इलाज दे? उसके लिए आपने कोई संघर्ष किया, अभी सीएम को कोई ज्ञापन दिया उसके संबंधित, सिलिकोसिस से संबंधित? सिलिकोसिस पीड़ित हो रहे हैं, बहुत से लोग हो रहे हैं सिलिकोसिस पीड़ित, और बोर्ड भी बैठता है नागौर, और जो मजदूर जानते हैं वो जाकर वो जांच करवाते हैं, और सिलिकोसिस पीड़ित होने के बावजूद उनको पेमेंट समय पर नहीं मिलता है और नहीं उनको पालन आहार का लाभ मिलता है। ऐसी समस्या हो रही है। जैसे आजकल जानकारी तो करीब करीब लोगों को हो गई है, ये पत्थर तोड़ने, धुआं उड़ने, वो ये मिट्टी उड़ने से सिलिकोसिस पीड़ित हो जाते हैं, और छोटी उम्र में ही वो जान गंवा देते हैं, क्योंकि वो 70-80 साल के नहीं होते हैं, वो 40 साल 45 साल 50 साल के अंदर अंदर वो खत्म हो जाते हैं। अन्यथा उनके खत्म नहीं होते तो उनके जैसे सिलेंडर लग जाता है, ऑक्सीजन लग जाता है, और वो चारपाई नहीं छोड़ पाते। ऐसे मजदूरों के बारे में सरकार विशेष तरह सोचना चाहिए, क्योंकि इनको 4-5 लाख में कुछ नहीं होता है, उनको 4-5 लाख रुपए तो ऐसे ही दवाइयों में खर्च हो जाते हैं। और सिलिकोसिस पीड़ित की यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे जोधपुर में होता है और नागौर में होता है, करौली में होता है, बहुत ही मजदूर लोग सिलिकोसिस पीड़ित होते हैं, और उसकी विधवा हो जाती है उसकी पत्नी, तो उनको भी पेंशन विधवा की मिलती है। अगर गुजरात और पंजाब और हरियाणा में 4000 पेंशन है, तो इसी मजदूरों की पेंशन यहाँ भी राजस्थान में 4000 होनी चाहिए। किसानों से संबंधित आपके कुछ विचार अगर आप दुर्गाराम जी कहना चाहें, किसानों की वहाँ क्या स्थिति है, किसानों के लिए कुछ? सर, ज्यादातर हम मजदूरों के बारे में विचार करते हैं, और क्योंकि मजदूर यहाँ परेशान है। किसान तो हमको बताइए है कि हमारे इलाके में ज्यादातर ये बैल है ना, बैल, जैसे पुराने समय में बैल कहते हैं, आजकल सांड कहने लगे, बड़े बड़े हो गए। वो खेतों में अकेले सांड को घेरने के लिए कोई आदमी जा भी नहीं सकता है। ये भी समस्या है, इस पर यही समस्या है हमारे लिए। हमारे बीच में चूरू जिले के रामकरण चौधरी जी उपस्थित हैं। मैं रामकरण जी से कहूँगा को विस्तृत रूप से सारी बातों को कवर करते हुए कुछ शब्द आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोलें। रामकरण जी। नमस्कार। आज की कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दे रखे हैं कि सभी साथी अपने अपने ज़िले की समस्याओं के बारे में बताएं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो सभी जिलों में एक जैसी मार कर रही हैं, और इनमें सबसे पहली समस्या है एमएसपी की समस्या। सरकार ने जो एमएसपी खरीद का ड्रामा कर रखा है,
उस पर सिर्फ 6% लोग बेच पाते हैं, और वो भी पूरी फसल किसान की नहीं ली जाती। उस पर भी सीमा लगा रखी है 25 क्विंटल या 40 क्विंटल। अगर किसी किसान के 100 क्विंटल सरसों है बोलो आ जाओ तो वो 40 क्विंटल ही बेच सकता है, खाली बाकी तो उसको बाजार में बेचनी पड़ेगी। दोबारा बोलो आ जाओ। इसलिए एमएसपी का कानून बनना किसान के लिए बहुत ही जरूरी है। बिना एमएसपी कानून राजस्थान में कम से कम किसान की हालत कभी नहीं सुधर सकती, क्योंकि बाजार में और एमएसपी में कम से कम 1000-2000 रुपये पर क्विंटल का अंतर आता है। इसलिए हर सरकार को पहला काम किसान की एमएसपी पर ध्यान देना चाहिए, और आने वाले चुनाव में हमें स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि जो सरकार एमएसपी पर कानून बनाने का वादा करे उसी को सपोर्ट करें, अन्यथा नहीं। दूसरी समस्या सभी जिलों में है, जैसा झुंझुनू ने बताया, जैसे नागौर ने बताया, वैसे ही हमारे भी वही है। आवारा पशु की बहुत मेजर समस्या है, और आवारा पशुओं में भी बैल और गाय, और इसमें भी बैल सबसे बड़ी समस्या है। 1995 में राजस्थान सरकार में भैरू सिंह जी सीएम थे, बीजेपी की सरकार थी। उन्होंने बछड़ा बेचने पर रोक लगाई थी, और उस रोक से एक तरफ तो बछड़े आवारा हो गए, दूसरी तरफ किसान की आमदनी घट गई। हर साल किसान एक बछड़ा बेचता था, 1500, 2000, 3000, 5000 रुपये उसकी सालाना आय होती थी, वो खत्म हो गई। दूसरा वो बछड़ा किसान छोड़ता है, आवारा बनता है, खेती नष्ट करता है, मिनगानी करता है, और वो स्वयं भी तकलीफ में। आगे ये नहीं कि वो आवारा है वो खुश हैं, वो धन्यवाद बछड़े पुराने पैटर्न के हिसाब से सही थे, लेकिन अब वो बछड़े भी दुखी हैं, आ रही है आपकी फोटो आ रही खाली किसान भी दुखी है। खाली जी 1 मिनट शांत रहिए। रामकरण जी बोल रहे हैं, आप खाली फेस पे रहिए। हाँ बोलिए तो रामकरण जी। किसान भी दुखी है और आवारा पशु भी दुखी हैं। आवारा पशुओं का दुखी होने का एक प्रमाण मैं आपको बता सकता हूँ कि आप देख लीजिए, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, सब्जी मंडी में, मार्केट में ये आवारा बैल धरना करते हुए, प्रदर्शन करते हुए मिल जाएंगे। वो स्वयं कहते हैं कि जो बछड़ों के बेचने पर रोक लगी है वो हटनी चाहिए, वरना इन बैलों की भी वही दुर्गति होगी। तो हम चाहते हैं, सरकार से 2 मांग है इस बारे में। पहला, 1995 का कानून हटाओ तुरंत, ताकि बैल बछड़ा बेचना शुरू हो, पशु मेले शुरू हों। दूसरा, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 5000 रुपया प्रति बीघा किसान को क्षतिपूर्ति दें। ये आवारा पशुओं पर मेरा सुझाव है। और तीसरी समस्या है फसल बीमा की समस्या। वर्तमान में राजस्थान में क्रॉप कटिंग फसल बीमा योजना लागू कर रखी है, जिसमें अनेक खामियां हैं, और उन खामियों की वजह से आवाज नहीं करें प्लीज, आवाज नहीं करें बीच में, बोलने दीजिए बोलने दीजिए। हाँ जी बोलिए। नष्ट हुई फसल का पूरा क्लेम नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसमें नष्ट फसल का मूल्यांकन करने के लिए आदमियों की टीम जाती है, जिसमें बीमा कंपनी का प्रतिनिधि होता है, पटवारी होता है, कृषि विभाग का होता है, और आदमी स्वाभाविक है लालच में आता है, इसलिए किसान को उसका वाजिब क्लेम नहीं मिल पाता है। तो हमारी मांग है इस बारे में कि इस सिस्टम को बंद करिए, और मौसम आधारित फसल बीमा योजना राजस्थान के लिए उपयुक्त है, जिसमें खराबे का आंकलन मौसम यंत्र करते हैं, कहीं मानव पक्षपात नहीं हो पाती।
तो ये 3 मोटी मोटी बातें हैं जो हर जिले की हैं, वही हमारे जिले की हैं। एक तो एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, जी दूसरा आवारा पशुओं की समस्या समाधान होना चाहिए, और तीसरा फसल बीमा की जो वर्तमान योजना है उसको बंद करके मौसम आधारित शुरू की जाए। चौथी बात एक है जो सबके लिए है और आपने भी अपने मैनिफेस्टो में रखी है कि बीपीएल का कानून 20-22 साल पहले बना था, सर्वे हुआ था, जैसा भी हुआ हो गया। आज भी उसी सूची को काम में ले रहे हैं, उन्हीं लोगों को सुविधा दे रहे हैं। उनमें से बहुत सारे लोग बीपीएल से ऊपर चले गए हैं, बहुत सारे नए बीपीएल के लायक बन गए हैं। इसलिए इस सर्वे को दोबारा करवाया जाए ताकि योग्य या वांछित व्यक्तियों को लाभ मिल सके। आपने जो कार्यक्रम शुरू किया है वो वास्तव में बधाई है, बधाई के पात्र है। लोगों के और हर जिले की समस्या को एक मंच पर सबके सामने रखा है। धन्यवाद। धन्यवाद रामकरण जी। हमारे बीच में डेगाना से खालिया जी मौजूद हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि वो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने शब्द कहें, और रमेश जी से निवेदन करूँगा कि वो जरा इंटरनेट चेक कर लें ताकि खालिया जी के बाद वो बोलेंगे तो एक बार उसका चेक कर लें कि वो आ भी रहा है, उस एरिया में नहीं आ रहा है। तो डेगाना से खालिया जी। हाँ जी, नमस्कार जी नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार खालिया जी, नमस्कार। हाँ सर, ऐसा है, मैं थोड़ा विषय को समझ रहा हूँ, आप तब तक रमेश जी को मौका दें। हाँ रमेश जी देखिए आप बोल के अगर इंटरनेट आ रहा है क्या आपका क्लियर आ रहा है रमेश जी? आप हेलो। बोले हाँ बोले बोले। हेलो। हाँ अब आ रहा है। आप जो वार्ता रहेगी वो बात पूरे करें। खालिया जी बाद में बोलेंगे क्या? हाँ खाली नहीं कर, मैं हाँ, विषय बाद को में। समझ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में बोलेंगे वो, आप तब तक बोल हाँ, लीजिए। मैं बोलिए। कर्नाटक का उदाहरण बता रहा था। एक किसान को एक ग्रामीण बैंक ने 6 लाख रुपए फसल लोन दिया और उससे वो चूकता नहीं हुआ। हेलो, हेलो हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है हेलो। आवाज़, आ रही है। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है हाँ बोलिए। जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो उस किसान ने अपनी फसल खेत में उपजाई, उसका मूल्य 2 लाख या 2.5 लाख रुपए हुआ। जो बाजार मूल्य था उस फसल का, उसका लोन था 6 लाख रुपए और उस फसल की बाजार मूल्य हुआ 2.5 लाख रुपए। तो उस किसान ने अपनी फसल को बैंक के कार्यालय में ले गया और उसने बैंक मैनेजर से कहा कि मैंने फसली लोन लिया है, तो आप मेरा लोन 6 लाख रुपए जमा करिए, ये फसल आप इसको संभालिए। तो उसके इस एक्शन पर कर्नाटक सरकार और सभी ने संज्ञान लिया और उन्होंने किसान संगठनों पे उसकी आवाज उठाई। तो उन्होंने सभी ने कहा कि बैंक ने लोन फसल के लिए दिया है तो इस फसल से पूरा होना चाहिए। भाई 6 लाख रुपए का लोन है, इसकी फसल हुई है 2.5 लाख रुपए की, तो ये 6 लाख रुपए कहाँ से देगा? इसलिए उस किसान की हिम्मत देखिए, उसने बहुत ही और मेरी फसल का बाजार मूल्य 2.5 लाख रुपए है और वो करते हैं, वो नहीं है। बस आप डिस्टर्ब आ रही रमेश जी नहीं बोल पा रहे, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा रमेश जी। आप मैं इस बात को अभी आप गांव में समस्या है रमेश जी, अब आप आपका इंटरनेट आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार आप बंद कर दीजिए। खालिया जी ने जैसे कहा कि मेरे को खालिया जी ने कहा जैसे मेरे को सोचने का कुछ समय दीजिए, तो मैं खालिया जी आपको बताना चाहता हूँ कि आज से पिछले दशकों में अगर हम जाएं तो किसानों के जो रेट है, जो उनको गेहूं और चने के ऊपर मिला करते थे आज से 60 बरस पहले, और अब के रेटों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है। उस समय आज के जो रेट मैं बता रहा हूँ आपको, गेहूं का रेट जो है
आज 2112 रुपये है प्रति क्विंटल, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिल रहे हैं 2621 रुपये। ये गेहूं का रेट चल रहा है आज के टाइम में। और इसी प्रकार चने का रेट चल रहा है 4,511 और मैक्सिमम है 7,552। और ग्वार का रेट है 4,800 और मैक्सिमम है 5,226। इसी प्रकार से जौ का रेट है 1522 और 1557। और आज की डेट में हम देखें मूंग का रेट जो चल रहा है वो 5,200 चल रहा है। और इसी प्रकार सरसों का रेट 4,800 चल रहा है। इसको चाहे आप ये मान लीजिए कि सरकार एमएसपी दे रही है, या उसको मान लीजिए कि जो उसको मैक्सिमम रेट मिल रहा है। अगर हम उठाकर आज से चाहे 50 वर्षों की किसानी देखें, मेरा निवेदन है कि आवाज़ जो आ रही है बंद कर दीजिए प्लीज़, इससे डिस्टर्ब हो रहा है। कृपया मैडम जी आपकी साइड से आवाज़ आ रही, थोड़ा कम करवाइए शोर प्लीज़। तो आप देखें कि रेट जो है अभी तक कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। आज से 70 वर्ष पहले भी किसान के वही रेट थे, और आज उसको इतनी महंगी खाद और बीज लेने के बाद भी उसके वही रेट हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। जबकि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर और प्रोडक्शन के रेट देखिए 10 गुना बढ़ गए हैं, 20 गुना बढ़ गए हैं, पर आज हमारा किसान की किसानी उसी रेटों के आसपास घूम रही है। हम एमएसपी के लिए मिलते कर रहे हैं, हमको एमएसपी नहीं दी जा रही। और इतने महंगे खाद और बीज, मैं कॉमरेड इसके खाद और बीज की भी एक झलक आपको बताना चाहता हूँ। जो आज हम सुंडी मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जिसका नाम एलाइका है, जो कॉम्बिनेशन है आपका लैम्डा और एक तारा का, उसकी कॉस्ट आज 3,000 रुपये पर लीटर है। कॉस्ट है 3,000 रुपये पर लीटर। थोड़ी सी वॉइस कम करिए, आवाज़ आप सुन नहीं पाएंगे, थोड़ी आवाज़ कम करिए, आवाज़ कम करिए। रामनिवास जी आपकी आवाज़ देखिए जरा, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, आवाज़ को कम करिए, थोड़ा शोर कम करिए प्लीज़। मैं यही बात कर रहा था कि फंगीसाइड है, जैसे हमारे खेतियों के अंदर फंगीसाइड हम यूज़ करते हैं। फंगीसाइड की 1 लीटर की कॉस्ट 4,500 रुपये बढ़ गई है। आधा लीटर फंगीसाइड 4,500 रुपये का किसान अपने खेत में डालकर क्या करेगा? इतनी बढ़ती हुई महंगी हुई प्राइस और इनके बढ़ते हुए रेट, और फॉरेन कंपनियां जिन्होंने मन चाहे रेट किसान के ऊपर लगा रही हैं, तो किसान का तो शोषण ही हो रहा है। चाहे वो दवाइयां हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड हैं, चाहे उनके जिन्स के समर्थन मूल्य हैं। तो आज का जो द्वंद्व है हमारा, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारा, कि किसान की जो हम दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड, उसके जो साधन हैं वो सब सस्ते हो रहे हैं, तभी उसकी किसानी कामयाब हो सकती है। उसको पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, उसके पास जो पहले के रेट है उससे अधिक 10 गुना तो कम से कम मिलने चाहिए आज के किसान को। तो मेरा ये निवेदन था कि आज हम जैसे ये फंगस वगैरह लग जाती है, इसके अंदर रेड मिल डालते हैं, तो 4,000 रुपये की लीटर की रेड मिल है। और उस समय क्या था, आज से 1980 के दशक में अगर हम देखें तो मित्र कीट होते थे, मित्र कीट सुंडी को मारने के लिए। वो मित्र कीट माचिस की डब्बियों में हम कपास के अंदर रख देते थे, और वो सुंडियों का भक्षण कर जाया करते थे। किसान को वो एक माचिस की डिब्बी के अंदर मित्र कीट सस्ते पड़ते थे। इसी प्रकार से कपास के अंदर हम लैंप जलाते थे, बड़े बड़े लाइट लैंप आते थे। मेरे से सीनियर जो किसान है वो अगर जानते हो तो लैंप जला दिए जाते थे, जिसके अंदर सुंडी गिर के मर जाया करते थे। गोबर गैस वगैरह सब कितना सस्ता होता था। और आज के मूल्य में जब इतना कुछ होने के बाद, इतने केमिकल्स होने के बाद भी इंसान संपन्न नहीं है, क्योंकि इसके साथ कमीशन जुड़े हुए हैं, इसके साथ में हाई रेट जुड़े हुए हैं, जो किसान को उसकी कीमत नहीं दिलवा पाते। तो मेरा आज की बढ़ती हुई प्राइस के ऊपर, इतने महंगे के अंदर अगर किसान अपनी एमएसपी जायज़ मांगता है तो गलत क्या है? आज से 40 साल पहले भी किसान को वही मिलता था, और आज भी 40 साल के बाद भी उसको वही मिल रहा है, तो उसको किसान को क्या वृद्धि हुई, और हमने उसका क्या शोषण दूर किया, और हमने उसकी क्या गरीबी दूर की? समस्याएं बहुत हैं, विकट है हर विषय पे। आज चाहे हम दवाइयों का मामला है, चाहे कीटनाशक का दवा है, चाहे पेस्टिसाइड का मामला है, हम सभी को संघर्ष मिलकर करना पड़ेगा और इस बात को उठाना पड़ेगा। भंवर कालिया जी हमारे बीच में मौजूद है, मैं उनसे कहूँगा कि वो अब अपनी ठिकाना की स्थिति को स्पष्ट करें। भंवर कालिया जी। हाँ जी, सभी को लाल सलाम। सर, अपने यह टॉपिक चल रहा है किसानों को खुशहाल कैसे बनाया जाए, और किसानों की प्रगति में कौन कौन से कानून बाधक है, क्या हमें उनका सहयोग करना चाहिए, यही है जी। अभी रामकरण जी ने फरमाया कि बच्चों की निकासी पर
जो रोक लगी हुई है 1995 से, वो रोक हटनी चाहिए। मैं भी इस बात में पूरी तरह से सहमत हूँ। इसका मुख्य कारण तो मैं ये मानता हूँ कि हमने आज तक जिन विधायकों को जिता के भेजा है, उन्हीं की एक करतूत है कि 1995 में विधायकों ने इस बात पर सहमति दी कि बछड़े नहीं बिके, या 3 साल से छोटे बछड़े नहीं बिके। आने वाले समय में जनता को, किसानों को इतना जागृत होना चाहिए, हमें जागृत करना चाहिए कि वे उन्हीं विधायकों को विधानसभा में भेजे, या वर्तमान में जो विधायक है उनको ये पाबंद करे, आम जनता इकट्ठे होकर के, कि या तो आपने जो पाबंदी लगाई है उन बछड़ों को और गायों को आप पालो, और अगर आप नहीं पालते हो तो ये कानून खारिज किया जाए, ताकि ये बीमारी खत्म हो। आज हर गांव में 1-2 गौशाला बन चुकी है, और आने वाले 50 साल बाद में अगर यही समस्या रही तो 50-50 गौशाला बनेगी, तो ये एक बीमारी को बढ़ाने वाली बात है। इसलिए जनता अगर जागरूक होकर के योग्य विधायकों को जिता के भेजेगी, और बछड़ों की निकासी पर जो रोक लगी है वो विधानसभा ने लगाई है और विधानसभा ही हटा सकती है, इसके अलावा इसका कोई चारा नहीं है। रही बात MSP की, जब हमारी सरकार तो नहीं कह सकते, लेकिन तो अपने सरकार में सहयोगी थे 2004 से लेकर के 2008 तक, लाल झंडे, और हमारे जब बात MP थे, तब मनमोहन सरकार से कंठ दबा करके स्वामीनाथन आयोग का गठन करवाया, उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखवाई, और उस रिपोर्ट को अगर हम भी योग्य सांसदों को जिता के भेजेंगे तो वो उस रिपोर्ट को लागू करेंगे, तो किसानों में खुशहाली आएगी। मैंने 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जगह जगह जाकर के प्रचार प्रसार किया, तो एक बार मुझे एक गांव में एक टीचर मिले। मैंने उनसे पूछा आपकी पोस्टिंग कब हुई, तो उन्होंने बताया था कि मेरी पोस्टिंग 1960-62 में हुई थी। मैंने उनसे पूछा आपकी तनख्वाह कितनी थी और बाजरी किस बात से थी, हमारे यहाँ बाजरा पैदा होता है। तो उन्होंने कहा बाजरा और मेरी तनख्वाह, बाजरा 1 कुंटल बाजरा के जितने रुपए बाजार में लगते थे उतनी ही मेरी तनख्वाह थी। ये कर्मचारियों का पढ़ा लिखा होना, उनमें सूझबूझ होना और उनमें एकता होना के कारण ही कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ती गई। आज पहली बार जो अध्यापक बनता है वो गुरुजी अभी निकले ही हैं जो मुझे बता रहे थे, मैं बाजार में बैठा हूँ अभी। आज एक अध्यापक की तनख्वाह पहले दिन से ही 35-40 हजार है, और बाजरा का वही 2000 का भाव है। बहुत सही है। 20 गुना कर्मचारियों की तनख्वाह, 20 गुना, और मूर्खों की पैदावार की कीमत बहुत कम, और उन्हीं को मूर्ख कहते हैं जो अपने हक और हकूक के लिए सड़कों पर नहीं उतरते हैं। और राजस्थान के नेताओं ने आज तक इस बात को जनता को जगाया भी नहीं कि ये मृत्यु भोज बंद होने चाहिए, तुम्हें तुम्हारे अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए। ठीक है, ये राजस्थान अखिल भारतीय किसान सभा या राजस्थान किसान सभा, जिसका गंगानगर शेखाटी इस क्षेत्र में दबदबा है, वहाँ के किसान जागरूक हैं। वसुंधरा जी के समय में कर्जा माफ कराने में भी उन्हीं किसानों का योगदान रहा। अभी 3 कृषि कानून को वापस लेने में भी आपके क्षेत्र के किसानों का योगदान रहा। हमारी तरफ तो जब 1952 में राजस्थान किसान सभा का अध्यक्ष स्वर्गीय बलदेव राम जी बिरदा ने जब कांग्रेस ज्वाइन की, उसी समय यहाँ से किसान सभा खत्म हो गई और राजस्थान किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष थे, और कांग्रेस में जाते ही सारे किसान कांग्रेसी हो गए। मैं मानता हूँ कि किसानों को जगाना बहुत जरूरी है। इससे अगली बात, मैं ये मानता हूँ कि जब तक जनता पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो अपने अधिकारों के लिए कोई प्रयास भी नहीं करेगी, वो संतुष्ट रहेगी। जैसे एक पशु होता है और वो मस्त रहता है खाने पीने में, वैसे ही हमारे देश की जनता की ये स्थिति है। देश की जनता हमेशा ही देश भक्त नहीं रह करके स्वामी भक्त रही है, चाहे वो स्वामी भक्ति अंग्रेजों के प्रति रखे
चाहे मुगल बादशाहों के प्रति रखे, और चाहे आज कोई राजनेता MP MLA वो इधर जाए उधर ही वो जनता जाती है, अपने हक और हकों के लिए कुछ जानती भी नहीं। तो जनता को जागरूक करना ही बहुत जरूरी है, और जनता जागरूक तब होगी जब उनको समान शिक्षा का अधिकार मिलेगा। अमीरों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे उन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जिन सरकारी स्कूलों में कभी भी कोई विधायक, सांसद, मंत्री जाकर के उनको चेक नहीं करता। क्यों चेक नहीं करता? ये पूजागर जो होते हैं हर गांव में, हर तहसील में, उनके बच्चे तो बड़ी अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, और गरीबों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ कोई पढ़ाई नहीं होती। और जब पढ़ाई नहीं होती है तो वो बच्चे आगे जाकर के लोगों के ईंटें पकड़ाने का काम करेंगे, या मोटरसाइकिलों की सफाई करेंगे, या सड़कें बनाएंगे। इसलिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और शिक्षा में भी दुनिया का सारा ज्ञान अंग्रेजी में 99%। सिर्फ मैं एक मोबाइल की दुकान पर बैठा हूँ, एक भी नाम हिंदी में नहीं इस मोबाइल का। आज गांव-गांव में जाकर के लोग ये जागरण जगाते हैं, भजन बुलवाते हैं, तेजा गायन करवाते हैं, जबकि किसी को भी पता नहीं है ये जो मोबाइल से जिससे अपन एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो 1973 में मार्टिन कूपर ने, अमेरिका वाले ने बनाया था। जनता को जनरल नॉलेज है ही नहीं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा जगाया जाए, उसको शिक्षित किया जाए, अपने हक के प्रति प्रेरित किया जाए। आर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल तो इस बात का है कि किसान कामगार सभा का गठन इसलिए किया गया है कि हम जन जागृति पैदा कर सकें, किसानों के अंदर हम जागृति की भावना हर किसान तक पहुंचा सकें, उसको ये ज्ञान दे सकें कि उसके मौलिक अधिकार क्या हैं, उसको अपने अधिकार को किस प्रकार लेना है। और जब हम में ये जागृति आ जाएगी और एकजुटता आ जाएगी तो मेरे ख्याल से कोई भी काम असंभव नहीं होगा। किसान अपने मसलों को खुद सुलझाएगा। किसान खुद सूझवान है, वो संघर्ष करता रहा है, वो सर्दियों के अंदर गर्मियों के अंदर तपता और सर्दियों को सहन करता रहा है, उसमें शक्ति है, उसमें आत्मबल है, और इसी आत्मबल को हमें पुनः जगाना है। आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मैं ज्ञापित करता हूं कि हम नेक्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस में फिर दोबारा सम्मिलित होंगे। आप सभी को दोबारा से अभिनंदन।